वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यहाँ पे कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होगा उसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था? सही आंसर है ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया? सही आंसर है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अगला प्रश्न, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। इनकी यह पिक्चर है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहां और कब हुई? सही आंसर है कोलकाता, और ये हुई थी 1774 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। मुख्य न्यायाधीश की संख्या 1, 3 अन्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया? सही आंसर है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अगला प्रश्न, किस एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्य को पृथक पृथक कर दिया? सही आंसर है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला प्रश्न, किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा? सही आंसर है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला प्रश्न, किस चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? सही आंसर है 833 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया? सही आंसर है 833 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इनकी जो समय थी वो 1833 से 1835 थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने सफलतापूर्वक सिविल सेवकों में सिविल सर्विस की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया? सही आंसर है 1853 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न, किस अधिनियम ने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया? सही आंसर है 1853 का चार्टर अधिनियम। लिंक दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? सही आंसर है 1938 में। अगला सवाल, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष दिया था? सही आंसर है 1940 में। अगला सवाल, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 1942। अगला सवाल, भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? यहाँ पे सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 सदस्य थे। अगला सवाल, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? यहाँ पे देखिए ये तीनों ही जो है सदस्य थे, BR अम्बेडकर जी सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1946 में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी? ये होगा 389। यहाँ पे बताते चले कि 389 कैसे होना था। 296 ब्रिटिश जो भारत है उससे लिया जाना था, जबकि यहाँ पे 93 जो सदस्य थे वो देसी भारत जिसे हम कहते हैं रियासत से लेना था। आगे सवाल हम यहाँ पे जाएंगे, संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? ये मिली 208, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? ऑप्शन सी 73 सीट। अगला सवाल, संविधान सभा की 389 सीटों में देसी रियासतों से 93 सीटें भरी जानी थी। तो ये 93, जैसा कि मैंने कहा कि 389 में से 296 जो है वो लिया जाना था ब्रिटिश भारत से, जबकि यहाँ पे 93 जो सीटें हैं वो देसी भारत से या रियासत हम कहें तो ये रियासत जो थी इसमें मनोनीत किया जाना था, जबकि ये जो 296 है ये चुनाव के तरह निर्वाचित होना था, मतलब कि इसमें चुनाव हुए थे। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा इन्हें मनोनीत किया गया था, ऑप्शन बी। अगला सवाल, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? सही आंसर होगा यहाँ पे आपको 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन ए। अगला सवाल, यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल, संविधान की प्रस्तावना किससे ली गई थी? तो ये ऑप्शन ए उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे उसी से संविधान की जो प्रस्तावना है वो बनेगी।
अगला सवाल, संविधान यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? देखिए, मैंने कहा कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है रखी गई थी अलग डेट पे, मगर यह पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। अगला सवाल, इनमें से कौन भारत की पहली संसद बनी? देखिए, यहाँ पे बताते चले कि जो संविधान सभा का गठन जो हुआ था, राइट, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो यह संविधान सभा के दो कार्य थे। पहला जो कार्य था वो था संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण, जबकि जो इसका दूसरा कार्य था वो था संसद के तरह कार्यवाही चलाना, संसद के तरह कार्यवाही चलाना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन भारत की पहली संसद बनी? तो सबसे जो पहली संसद बनी वो संविधान सभा बनी, ऑप्शन ए। अगला सवाल, संविधान सभा के दो कार्य थे, जैसा कि मैंने कहा, संविधान का निर्माण करना और संसद की कार्यवाही चलाना। अब आपसे सवाल यह है कि जब संसद की कार्यवाही चलती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा जीवी मावलंकर। यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हो। अगला सवाल, संविधान सभा के दो कार्य थे, फिर वही सवाल है, यहाँ पे सवाल को पलटा गया है कि संविधान सभा की कार्यवाही जो चलती थी उनकी अध्यक्षता कौन करते थे, यह पूछा जा रहा है। इसके पहले जो मैंने सवाल पूछा उसमें पूछा कि लोकसभा ने जो संसद है उसकी कार्यवाही चलती थी तो अध्यक्ष कौन थे, वो मैंने बताया जीवी मावलंकर। जबकि संविधान सभा की जब कार्यवाही चलती थी तो इसकी जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। अगला सवाल, भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू की गई थी? यह आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। ये इसी दिन जो है बन गई थी हमारी संविधान और इसी दिन जो है 16 अनुच्छेद जो है वो लागू कर दिए गए थे। अगला सवाल, संविधान का निर्माण कब हुआ? यहाँ पे सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अगला सवाल, माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 के बजाय कितने में आ गिरी? टोटल जो सदस्य की संख्या तय की गई थी वो 389 थी, मगर आ गिरी ये 299 में। मतलब कि इसमें हुआ ये कि सबसे पहली बात की करी जाए तो आपको पता होगा कि मुस्लिम लीग जो है वो इसका बहिष्कार कर देती है। साथ ही साथ इंडिया पाकिस्तान जब अलग हो जाता है तो इस तरह की बातें होती हैं। हालांकि सभी मुस्लिम लीग के सदस्य बहिष्कार नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सदस्य हैं वो बहिष्कार कर लेते हैं। इसके कारण ये जो है बहुत संख्या कम हो जाती है। दूसरा रीजन है कि राजा महाराजा लोग जो है सभी लोग इसके सदस्य नहीं बनते हैं, मीन्स रियासत से भी जो है सारी संख्या यहाँ पे आती नहीं है, तो इस वजह से भी जो है ये काफी कम संख्या हो जाती है, 299 का आंकड़ा आ जाता है। अगला सवाल, संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? आंसर होगा 284। यहाँ पे देखिए 299 टोटल संख्या थी, मगर 284 लोगों ने ही हस्ताक्षर किए। इसके पीछे एक रीजन तो ये है कि सबसे जो प्रमुख रीजन है कि यहाँ पे सभी लोग उपस्थित नहीं थे, 284 लोग उपस्थित थे। अगला सवाल, संविधान निर्माण में कितने दिन लगे? इसका सही आंसर है 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगला सवाल, किस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई? सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को। अगला सवाल, संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई हैं? सही आंसर यहाँ पे आपको बताना है तो ऑप्शन सी 12 बैठकें। कई जगह आपको एम लक्ष्मीकांत पे 11 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे 11 कब तक? 26 नवंबर 1949 तक यदि आपसे पूछा जाए कि कितनी बैठकें हुई तो आंसर होगा 11। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की कितनी बैठक हुई तो आंसर होगा 12, क्योंकि जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, तो आंसर 12 होगा। अगला सवाल, राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। अगला सवाल, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? ये आंसर होगा 24 जनवरी 1950। कमेंट में आपको बताना है कि राष्ट्रगीत जो है वो क्या है हमारा। अगला सवाल, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुए? ये मनोनीत हुए थे या निर्वाचित हुए थे या इनमें से कोई नहीं? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं ये निर्वाचित होते हैं। ठीक है, बकायदा इनके लिए जो है फॉर्म निकाला जाता है और ये एकमात्र जो है फॉर्म इसके लिए भरते हैं, तो फॉर्म भर के ये निर्वाचित होते हैं, न कि मनोनीत। तो ये निर्वाचन शब्द का प्रयोग इनके लिए किया गया है संविधान में, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल, संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च आया? सही आंसर होगा 64 लाख रुपए। अगला सवाल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला सवाल, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो यह आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। अगला सवाल,
प्रारूप समिति की कितनी बैठकें हुई? यहाँ पे सही आंसर होगा 141। अगला सवाल, 26 नवंबर 1949 को संविधान में कितने अनुच्छेद थे? इसका इस तरह से भी सवाल पूछ दिया जा सकता है कि मूल संविधान में कितने जो है अनुच्छेद थे। ठीक है, तो अनुच्छेद 395 थे। अगला सवाल की ओर चलते हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो सही होगा आंसर ए, 8 अनुसूची। अगला सवाल, प्रारूप समिति को किसने अपवहन समिति का दर्जा दिया था? यह दर्जा दिया था निराजुद्दीन अहमद ने। अगला सवाल, किसने कहा था संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है? सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये देखिए एक तरह की आलोचना है और यह पता होनी चाहिए कि ग्रेनविल ऑस्टिन को जो है ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने बातें कही थी कि इसका कहने का यही तात्पर्य था कि जो संविधान सभा है उसमें कांग्रेस का बाहुल्य है। आपको पता है कि 208 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी। 200 यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से 389 टोटल सीट, 296 देसी भारत ब्रिटिश भारत से और 93 देसी भारत से। तो 296 में से 208 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी, जिसके कारण ऐसी बातें जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने कही थी। ये उनकी पिक्चर आप देख सकते हो। अगला सवाल, संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा? यहाँ पे सही आंसर होगा लॉर्ड विस्काउंट। अगला सवाल, किसने कहा कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया? विंस्टन चर्चिल। आपको पता होगा ये इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये इनकी पिक्चर है। अगला सवाल, संविधान सभा द्वारा इसे प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा ने किसे प्रतीक के रूप में अपनाया? तो हाथी को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, यहाँ पे देखिए ये मैंने फ्लैग लगाई हुई है हमारी ट्राई कलर्स की। ये जर्नी रही है 1906 में, 1907 में ऐसी थी, 17 में फिर परिवर्तित हुई 1921 में और 1947 में भारत माता की जो यहाँ पे आप फ्लैग देख रहे हैं इस तरह की जो अभी है। अगला सवाल, किसे संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार या इस तरह से कानूनी सलाहकार भी इसे हम कहते हैं के रूप में नियुक्त किया गया था? आपको पता है सर BN राव। और BN राव आपको पता है कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रथम जो है इंडियन न्यायाधीश थे। अगला सवाल, किसे संविधान सभा का मुख्य प्रारूप का चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था? सही आंसर है LN मुखर्जी जी को। अगला सवाल, कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक जो है थे, कैलीग्राफर थे, मतलब संविधान को इन्होंने अपने हाथों से लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे। और बताते चले इनकी पिक्चर ये आप देख सकते हो, इन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया था इसमें और संविधान के प्रत्येक पेज में आपको इनका नाम देखने को मिलेगा और इन्होंने कोई पैसा इसके लिए लिया नहीं था संविधान को लिखने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मूल संस्करण का सुंदरीकरण जो है वो किसने किया था? शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। शांति निकेतन जो है ये बोलपुर में आपको पड़ता है, बोलपुर जिला जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अगला सवाल, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में विधानसभा की पहली बार बैठक कब हुई? ये बताते चले कि 17 नवंबर 1947। इसकी थोड़ी बैकग्राउंड हम चल जाते हैं। देखिए इस बैठक में ही GV मावलंकर, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि संविधान सभा के 2 कार्य थे, एक तो संविधान का निर्माण करना और दूसरा कार्य था कि संसद की तरह काम करना। तो ये जो संसद की तरह जो काम करते थे, जो पहली जो बैठक हुई थी वो 17 नवंबर 1947 को हुई थी और इसी में GV मावलंकर जी को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। अगला सवाल और अंतिम सवाल, आधुनिक भारत के मनु किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर जी को। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, भारत। अगला सवाल, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान है। दूसरा ऑप्शन, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, उसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान अधिष्ठात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल, भारतीय संविधान है तो न ही यह कठोर है न ही लचीला है, तो मिला जुला है, तो अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। अब जैसे कठोर संविधान की हम जब बात करते हैं तो हमें संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान याद आता है और हम यदि लचीला की बात करें तो इंग्लैंड का संविधान बहुत ज्यादा लचीला है। अब यहाँ कठोर लचीला का मतलब क्या होता है? कठोर का मतलब है कि उस संविधान में कुछ भी परिवर्तन करना है तो जो संशोधन होगा
वो आसान नहीं होता है, उसे हम कठोर कहते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। लचीला का मतलब है संशोधन करना बहुत ही आसान है, जैसे इंग्लैंड का संविधान। तो भारत का संविधान नहीं कठोर है, नहीं लचीला है। चलिए अगला सवाल, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा ने। अगला सवाल, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो नम्य और अनम्य दोनों आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल, नम्य और अनम्य का मतलब क्या है? नम्य का मतलब होता है लचीला, अनम्य का मतलब कठोर। अगला सवाल, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? तो राज्यों का एक संघ, या यूं कहें राज्यों का एक यूनियन, ऑप्शन सी, यूनियन ऑफ स्टेट। अगला सवाल, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं, यूनियन ऑफ स्टेट ये आर्टिकल 1 में कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये एक मौलिक संविधान है? बिल्कुल नहीं, मौलिक नहीं है, बहुत सारे से मिलाकर बनाया गया है। ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, कहां से प्रभावित है संसदीय प्रणाली? तो इंग्लैंड से, ऑप्शन ए। अगला सवाल, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ये एक बड़े देश के शासन संबंधित है। तो यहाँ पे सही आंसर है, इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, जिसके कारण ये बहुत बड़ा हो गया है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, सही है भाई। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, ये भी सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन चिन्ह ही सही है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, प्रस्तावना में कही गई है बात है, सही है ये। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया, यह भी सही है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, गलत है ये, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था, है ना, 51 क में जोड़ा गया है। और ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और यह स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन में हुआ था। तो अगला सवाल, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, जनता को चुनने का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए ये प्रजातंत्र है। अगला सवाल, भारत का संविधान है क्या है? अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, तो मिला जुला है ना, कठोर कम है और लचीला अधिक है। तो यहाँ पे जो है आपको यह ध्यान रखना है, कठोर कम, लचीला अधिक। अगला सवाल, भारतीय संविधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान। अगला सवाल, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। संघात्मक का मतलब क्या होता है? संघात्मक का मतलब है जहां पे केंद्र और राज्य दोनों के पास जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है ना, वितरण किया हुआ है। और एकात्मक का मतलब है जहां पर राज्य सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है, पूरा का पूरा जो पावर है वो यूनियन के पास, मतलब कि हम बोलेंगे सेंटर के पास हो। तो हमारे भारत में क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था है, पूरी पावर जो है सेंटर और स्टेट में बटी हुई है, मगर भावना में एकात्मक है। जो पावर है, ज्यादा पावर किसके पास है? सेंटर के पास। और हमें पता है कि आपातकाल के समय में ये पूरी तरह से एकात्मक हो जाती है, पूरी की पूरी पावर सेंटर के पास आ जाती है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी इधर राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है? मौलिक संविधान है? बिल्कुल भी नहीं। विकासशील भी नहीं है, तानाशाही भी नहीं है। वकीलों का स्वर्ग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यह कहा गया है सर आइवर जेनिंग्स के द्वारा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। सबसे ज्यादा आर्टिकल यहां से ही लिए गए हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो यूएसए से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी किससे ली गई है? तो ये ली गई है फ्रांस की क्रांति से, जो कि 1789 में हुआ था, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं, रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, मगर यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगला सवाल, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका। अगला सवाल, भारत में वैध प्रभुसत्ता का मतलब हमारे पास जो पावर है ना, हम लोग दूसरे देश पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो वो निहित है किसमें? तो संविधान में, ऑप्शन डी। अगला सवाल, यहाँ पे आपको मिलाना है कि सही जो कूट है वो क्या है। ठीक है, मूल अधिकार हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो ए का हो जाएगा 2। ठीक है, बी का देख लीजिए, शासन की संसदीय प्रणाली हमने यूके से, यूनाइटेड किंगडम से ली है, तो सही होगा 1। आपात प्रबंध जो है हमने जर्मनी से लिया है, तो यहाँ पे होगा 4। और राज्य के नीति निर्देशक हमने लिए हैं आयरलैंड से, तो इसको कर दीजिए, आयरलैंड का ऑप्शन है 3। तो 2 1 4 3 मिलाइए कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय हमारा अभिभावक है। अगला सवाल, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो हम जानते हैं वोट देने का अधिकार 18 वर्ष है। अगला सवाल, भारतीय संघ व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता। अगला सवाल, भारत के संविधान में संघ शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 में दिया गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूची है, आपको पता है, राज्य सूची, केंद्र सूची, और आपको पता है कि जो इसको हम बोलते हैं, याद रखेंगे, स्टेट लिस्ट है ना, उसके बाद सेंटर लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे जाते हैं, और गलत जो है अनुसूची लगा लेते हैं कि सूचियां का मतलब अनुसूची समझ लेते हैं, नहीं, अनुसूची अलग है और सूचियां अलग है। तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इसे हिंदी में कहते हैं, इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। अगला सवाल, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी? नहीं। ब्रिटिश संस्थात्मक? बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन बी। कर लेते हैं थोड़ी सी बैकग्राउंड की, ताकि अच्छे से एमसीक्यूज हम लोग बना सकें। यहाँ पे जो प्रस्तावना आया, इसके पीछे कहानी क्या है? देखिए, कहानी ऐसी है कि प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं और प्रियम्बल भी कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि संविधान सभा का निर्माण 9 दिसंबर 1946 को किया गया, आपको पता है। इस संविधान सभा का काम था कि संविधान का निर्माण करना। अब 13 दिसंबर 1946 को एक मीटिंग होती है, 13 दिसंबर 1946 को याद रखेंगे। इस मीटिंग में क्या होता है कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू वो एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये बातें की गई थी कि हम संविधान को बना क्यों रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रस्ताव में सारी बातें लिखी गई थी। आज जो प्रस्तावना में हम देख रहे हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स जो है इसी उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई है। मगर ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जरूर रखी गई थी, मगर इस दिन ये पास नहीं हो पाया। पास हुआ था ये 22 जनवरी 1947 को, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह प्रस्तावना को कहा गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक मिलता जुलता जो है सवाल पूछा जाता है, थोड़ा सा आप उसको नोट करेंगे, कई बार जो है इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, उसको भी आत्मा कहा है। तो यहाँ पे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं मिलते जुलते, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे प्रस्तावना सही आंसर होगा। अगला सवाल, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो कौन से शब्द से शुरू होती है? तो हमको पता है, हम भारत के लोग, भारत को, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं? गणतंत्र का मतलब रिपब्लिक क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, रिपब्लिक किसे कहा जाता है? यदि किसी देश की सर्वोच्च जो पद होता है वो यदि चुनाव के द्वारा निर्वाचित हो तो उसे हम कहते हैं रिपब्लिक। जैसे भारत में जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का, ठीक है। तो राष्ट्रपति का यहाँ चुनाव होता है, तो उसे हम इसलिए गणतंत्र कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। तो हमारा गणतंत्र जो बना 1950 में बना, 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी दिन जो है हमारा देश का संविधान लागू होता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो इसलिए हमसे यह सवाल पूछा जाए कि गणतंत्र कब हुआ, तो आपका जवाब होगा 26 जनवरी 1950। अब थोड़ा इंग्लैंड का समझ लेते हैं। तो इंग्लैंड में गणतंत्र नहीं है, उसे हम कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां का जो सर्वोच्च पद है वो महारानी का होता है और वो वंशानुगत होता है।
है ना, उन्हीं के जो जितने भी वंश हैं उसी से बनेंगे, तो इसलिए हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। बट हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मतलब हमारा कंट्री जो है प्रजातांत्रिक भी है। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जहां पे जनता के द्वारा के लिए शासन हो। अब्राहम लिंकन की वो परिभाषा आपको याद होगी, है ना। इसका मतलब डेमोक्रेटिक का मतलब है यदि जो यहाँ पे सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है तो उसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक। और रिपब्लिक का मतलब है कि यदि सर्वोच्च पद जो है चुनाव के द्वारा, राष्ट्रपति का पद चुनाव के द्वारा हो तो उसे हम कहते हैं रिपब्लिक। चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में शासन जनता नहीं। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अगला सवाल, भारत है एक क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेक्युलर है। अगला सवाल, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, राज्य धर्म विरोधी है, बिल्कुल भी नहीं, जिस देश का कोई धर्म अपना धर्म नहीं हो। तीसरा है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, तो सही आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल, निम्न में से वह कौन से शब्द हैं जिन्हें 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है, और ये हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसी संविधान संशोधन को, क्योंकि बहुत ज्यादा संविधान संशोधन इसमें हुए थे, पहली चीज। दूसरी चीज कि 42वां संविधान संशोधन में, ठीक है, यहाँ पे 3 शब्द जो है जोड़े गए थे प्रस्तावना में, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, और आपको याद होना चाहिए यहाँ पे अखंडता। तो यहाँ पे आपके पास 2 ही ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य लिखा ही हुआ है प्रस्तावना में, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, क्या नहीं है, तो कल्याण शब्द नहीं है, ऑप्शन डी। अगला सवाल, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो ये इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारतीय प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कैसे होता है मैं समझा देता हूँ। देखिए, सत्ता संपन्न का मतलब होता है प्रभुत्व संपन्न, हमारे जो प्रस्तावना है उसमें लिखी हुई है बात। समाजवादी का मतलब समझ रहे हैं, सोशलिस्ट। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सेक्युलर, और जनवादी का मतलब आप समझ रहे हो, जनवादी मतलब लोकतांत्रिक, और गणतंत्र का मतलब तो गणतंत्र आप जानते हैं, रिपब्लिक। तो ये शब्द जो है ये किसमें लिखे गए हैं, तो ये लिखे गए हैं प्रस्तावना में। सार्वभौम का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है। तो ये शब्द इसी तरह से जो है लिखे गए हैं एक क्रम में, तो ये क्रम सही है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये 1956 में जोड़ा गया था, बिल्कुल गलत। ये 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही। ये 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ये भी सही है, क्योंकि ये 1976 में ही 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो बी और सी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई द राइट आंसर। अगला सवाल, प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या अर्थ है। देखिए, हम भारत के लोग प्रस्तावना में लिखे गए हैं, इसका 2 मतलब है। पहला कि संविधान का जो स्रोत है वो जनता है, मतलब संविधान किसने बनाया है, तो जनता ने बनाया है। दूसरा, जो शासन यहाँ पे भारत में जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता है, सर्वोच्च जो वैल्यू है वो किसकी है, तो जनता की है। तो ये 2 बातें यहाँ से स्पष्ट होती हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है डी ऑप्शन, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, भारत में जनता सर्वोपरि है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समाजवाद में सोशलिज्म, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे सामाजिक न्याय होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। यहाँ पे प्रस्तावना आप देखिए, यहाँ पे न्याय जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और ये रशियन रिवॉल्यूशन जो कि 1917 में हुआ था, याद रखेंगे, रूस की क्रांति, वहां से ये शब्द लिए गए हैं। आपसे कई बार सवाल पूछे जाएंगे न्याय जो है वो कहां से लिए गए हैं, तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा रशिया रिवॉल्यूशन से, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रस्तावना में इनमें से कौन से न्याय की बात की गई है, तो तीनों ही न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, भारतीय संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो मैंने कहा था 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए। अगला सवाल यहाँ पे चलेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता, तो चाइना रिवॉल्यूशन जो है, चीन की जो क्रांति है उसका कोई भी प्रभाव यहाँ पे आपको झलकता नजर नहीं आएगा, न ही चीन से कोई चीज हमारे संविधान में ली गई है, इसको भी याद रखेंगे आप।
रूस की क्रांति से कौन से शब्द लिए गए हैं? तो रशियन रिवॉल्यूशन से ये तीनों ही न्याय की बात यहाँ पे लिए गए हैं। तो ऑप्शन डी। अगला सवाल, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक गणतंत्र, जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, को अपनाया है। अगला सवाल, प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो हम लिखे हुए हैं उसमें, हम भारत के लोग, तो जनता में जो है सर्वोच्च शासन की सत्ता निहित होती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, फ्रांस की क्रांति से इनमें से कौन से शब्द लिए गए हैं? समता मतलब इक्वालिटी, अखंडता मतलब इंटीग्रिटी, और यहाँ पे स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी। तो तीनों ही शब्द जो है वो फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, जो कि 1789 में हुआ था, आपको पता होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यदि फ्रांस की क्रांति के बारे में जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो सही आंसर है 26 नवंबर 1949, और यही डेट आपको देखने को मिलेगी हमारे प्रस्तावना में, उसमें यही डेट लिखी गई है। इसी डेट को हमारे संविधान को आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा इसमें कुछ आर्टिकल को जो है इंप्लीमेंट कर दिया गया था, बाकी का आर्टिकल जो है वो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया था। अगला सवाल, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू यदि पूछता तो आपको लिखता यहाँ पे 26 नवंबर 1949, लागू भी आप लिख सकते, पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 होता, बट तैयार की हम बात कर रहे हैं तो 26 नवंबर 1949 को यह रेडी हो चुका था ऑलरेडी। पहला सवाल, यहाँ पे किस वर्ष भारत का एक संपूर्ण, जिसको हम कहते हैं प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो कौन सा वर्ष ये बना आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि हम बात कर रहे हैं गणराज्य की, तो गणराज्य 1950 में बना है, 26 जनवरी 1950, इसका मतलब सही आंसर है ऑप्शन ए 1950। अगला सवाल, अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो एक बार किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला सवाल, प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना है, यह कब कहा गया? तो ये 1994 के एसआर बॉम्बई, जो कि कर्नाटक के राज्यपाल थे, उनका एक केस चल रहा था, उसी में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की मूल संरचना जो है वो प्रस्तावना है। अगला सवाल, प्रस्तावना में संशोधन हो सकते हैं, ये कब कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये कहा गया 24 अप्रैल 1973 को केशवानाथ भारती वर्सेस केरल राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकते हैं जैसे अन्य भागों में होते हैं, और आर्टिकल 368 के तहत ये संशोधन होते हैं। मैंने इस पर चर्चा की हुई है, लिंक मैं दे दूंगा। यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि केशवानाथ भारती केस वो एक ऐसा केस है जो सबसे बड़ा केस जो है माना जाता है, और इसमें 13 जजों की जो है 13 जज इसमें बैठे थे, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक पीठ। 13 जजों की संवैधानिक पीठ इसमें बैठी थी। संवैधानिक पीठ का मतलब होता है कि यदि किसी जजमेंट को देने के लिए पूरा संविधान को देखना पड़ता है, जांचना परखना पड़ता है, उसकी व्याख्या करनी पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं संवैधानिक पीठ। इसके बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो। चलिए चलेंगे अगला सवाल, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्मकुंडली किसने कहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। अगला सवाल, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो सही आंसर है ठाकुर प्रसाद भार्गव ने ये कहा है, जो कि संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। अगला सवाल, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए राजाध्यक्ष का जो चुनाव है। देखिए राजाध्यक्ष का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, मैंने कहा सर्वोच्च पद का चुनाव होता है, इसलिए हम इसे गणराज्य या गणतंत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, राज्य की परिभाषा कौन सा अनुच्छेद देता है? सही आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 12। राज्य का मतलब वो बिहार, झारखंड या 28 राज्य है वो नहीं है। राज्य का मतलब क्या है? देखिए वो राज्य की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 12 में मिलती है। तो आर्टिकल 12 में राज्य के बारे में क्या कहा गया है? राज्य का मतलब है वे सारे इंस्टीट्यूशन, वो सारे संस्थाएं जो सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मींस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प लेती हो, उसे हम राज्य कहते हैं। जैसे हम बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई भी एक राज्य है, ठीक है। या हम बात करें यदि सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी एक राज्य है, ठीक है। इसी तरह से कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी राज्य हो सकता है यदि वह सरकार से मदद लेता है। तो अगला सवाल है, विधि की परिभाषा मींस लॉ की डेफिनेशन कहां से मिलती है? तो ये मिलती है आर्टिकल 13 से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विधि की परिभाषा यहाँ पे मिलती है कि विधि होती क्या है?
दूसरी चीज, इसके बारे में डिटेल हमने बताया है पिछली वीडियो में, आई आइकन में मैं डाल दूंगा। और एक चीज यहाँ पे आर्टिकल 13 जो है जुडिशियल रिव्यू को भी बताता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, मीन्स न्यायिक पुनरावलोकन की पावर होती है। मीन्स मान लीजिए संसद ने कोई कानून बनाया और वो कानून आपके लिए सही नहीं है, मूल अधिकार का हनन कर रहा है, वो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकती है। ये आर्टिकल 13 के अंदर आता है, जिसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। अगला सवाल, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 12 से 35। अगला सवाल, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता दी गई थी? सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। एक सवाल इससे और पूछा जाता है कि हमारे मूल अधिकार को किससे लिया गया है? तो सही आंसर होगा यूएसए। अगला सवाल, निजता का अधिकार जिसे हम कहते हैं राइट टू प्राइवेसी किसके अंतर्गत आता है? ये बहुत आजकल ट्रेंड में है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी थी, ठीक है, तो कई लोगों ने केस किया। यहाँ पे प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपकी मैसेजेस कोई देख नहीं सकता, ठीक है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में कोई पूछ नहीं सकता, तो इसे हम कहते हैं निजता का अधिकार। तो ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। और ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 21 में इसके बारे में लिखा गया है, मूल संविधान में इसके बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दी थी, ठीक है, मेनका गांधी के मामले में, और वहां पे कई सारी चीजें कही गई थी कि जो गरिमा के साथ जीने का अधिकार, मीन सम्मान के साथ जीने का अधिकार जो है वो हमें होना चाहिए, और वो आर्टिकल 21 के तहत ही वो मिलता है हमें। अगला सवाल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 3। अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। आर्टिकल 31 के तहत एक मौलिक अधिकार दिया गया था जिसे हम कहते हैं संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये मौलिक अधिकार जो है हटा दिया गया और इसे आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया गया है, जो कि संविधान के भाग 12 में आपको देखने को मिलेगा, भाग 12 में, ठीक है। आप जा सकते हो, वहां पे देख सकते हो। तो वहां पे फाइनेंस से संबंधित जितने भी चीजें हैं वो आर्टिकल आपको यहाँ पे भाग 12 में देखने को मिलती है। तो अब जो है राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अब 7 पहले था, 1 माइनस हो गया तो बच गया 6। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा था, बिल्कुल, ये मूल संविधान में ही दिया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 19। बीपीएससी में पूछा गया है सवाल। देखिए यहाँ पे 19 सही आंसर है। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 के तहत 6 अधिकार है, ठीक है। 6 अधिकार में से जैसे हम बात करें वाक एवं मीन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता, लेकिन गाली गलौज नहीं कर सकते, ठीक है, वो स्वतंत्रता नहीं है। दूसरी स्वतंत्रता है कि आप मीटिंग कर सकते हो। तीसरी चीज है आप कोई संगठन बना सकते हो। चौथी चीज है कहीं आप घूम सकते हो, कहीं भी देश में कहीं भी घूम सकते हो। देश में कहीं रहने की स्वतंत्रता 5वां अधिकार है। और देश में कहीं भी जॉब चुनने के जो अधिकार है, कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति चुनने की अधिकार जो है वो भी 6ठा अधिकार में आता है। तो ये आर्टिकल 19 के अंदर आता है। तो ये प्रेस की जो स्वतंत्रता है इसमें ही दी गई है आर्टिकल 19 में। अगला सवाल चलेंगे, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 21। जीवन का अधिकार कौन से अनुच्छेद देता है? देखिए जीवन का अधिकार जिसे कहते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार, ये पूरा हम बोलेंगे तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये अनुच्छेद देता है आर्टिकल 21। 21 की बार बार चर्चा हो रही है तो एक अनुच्छेद आप याद रखेंगे 21A। ये क्या है? ये है शिक्षा का अधिकार, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद विदेश घूमने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? सही आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 21, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का जो संरक्षक है आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो सही आंसर है मूल अधिकार। यहाँ पे थोड़ा सा बता दो, मूल अधिकार के तहत आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो। और इस दोनों आर्टिकल के तहत जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार
प्राप्त है। ठीक है, रीट का मतलब ऑर्डर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? क्या बिल्कुल किया जा सकता है। इमरजेंसी के समय में आपको पता है कि मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, छीना भी जा सकता है। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो अगला सवाल यहाँ पे, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो यहाँ पे आपके पास है 4 ऑप्शन। सही आंसर है समानता का अधिकार मीन्स राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी, आर्टिकल 14 से 18। थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, ये समानता जो वर्ड है, समता वर्ड जो है, समता, ये आपको प्रस्तावना में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये प्रस्तावना में जो समता वर्ड दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। अगला सवाल, विधि के सामने समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता या विधि के सामने समानता, जिसे हम कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, मीन्स लॉ के सामने सभी लोग बराबर हैं। तो ये कैसा अधिकार है? ये एक नागरिक अधिकार है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अस्पृश्यता, इसे हम कहते हैं अस्पृश्यता, याद रखेंगे। तो छुआछूत जो होता है उससे उन्मूलन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 17 है, ऑप्शन सी। अगला सवाल, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? सही आंसर है भाग 3। अगला सवाल, यहाँ पे ऑप्शन बी आ गया है, यहाँ पे ए कर दीजिएगा, मीन्स ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, संवैधानिक उपचार का अधिकार जिसे कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसके अंतर्गत आता है? थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कोई फंडामेंटल राइट का आपका हनन हो गया, आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, तो ये आर्टिकल 32 के अंदर आता है, जिसे हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। मतलब कि आपके कोई भी मौलिक अधिकार का हनन हो जाए तो उसकी रक्षा का जो अधिकार है वो उसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए, तो ये किसके अंदर आता है? तो आर्टिकल 32 के अंदर आता है। पहला प्रश्न है, भारत एक है, क्या है? ऑप्शन बी, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। किसमें कहा गया ये चीज? ये चीज आर्टिकल 1 में कही गई है। आर्टिकल 1 में कहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, कब किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1953 में। अगला सवाल, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? सही आंसर है संसद को। यहाँ पे बताता चलूं कि आर्टिकल 3 इसके लिए है। आर्टिकल 3 में क्या बातें कही गई हैं? आर्टिकल 3 में संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, 2 राज्य को मिला के एक नया राज्य बना सकती है, या एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकती है। इस तरह की चीजें की जा सकती है। राज्य का जो सीमा है उसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है। तो यह संसद के पास ये अधिकार प्राप्त होता है आर्टिकल 3 के तहत। अगला सवाल, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला सवाल, सिक्किम भारत का कितनवां राज्य बना? सही आंसर है ऑप्शन ए, 22वां राज्य। थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूं, 1974 के पहले तक, 1974 तक सिक्किम में जो है वो राजशाही थी, राजा का शासन चला करता था। लेकिन 1974 में वहां के राजा जो थे उनको लगा कि नहीं, अब भारत में हमें मिल जाना चाहिए। तो इस तरह से भारत सरकार के साथ एक तरह का एग्रीमेंट हम कहें तो यहाँ पे एक सह राज्य का जो दर्जा है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटेड स्टेट, सिक्किम राज्य को बनाया गया। एसोसिएटेड राज्य का मतलब यह होता है कि यहाँ पे क्या होगा, एसोसिएटेड के तहत क्या होता है कि राज्य सिक्किम को जो है बना दिया गया, राइट, वो भारत का एक हिस्सा हुआ। मगर इसकी जो इंटरनल मैटर में, सिक्किम के जो इंटरनल मैटर में कोई भी हस्तक्षेप भारत नहीं करता था। बाहरी जो मैटर थे, जब बाहरी मैटर का मतलब है जैसे फॉरेन अफेयर्स है, विदेशी मामले हैं या रक्षा से संबंधित मामले हैं, तो इसमें भारत जो है वो सिक्किम की मदद करता था, वो भारत सरकार देखता था। मगर 1975 में क्या हुआ, एक यहाँ की जनता ने क्या किया कि लगा कि नहीं, अब राजा के अंदर हमें रहना नहीं है, भारत के साथ रहना है। तो यहाँ पे एक रेफरेंडम लिया गया और हुआ इससे क्या कि भारत को 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 22वां राज्य बना। इसके लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया। डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा जा सकता है? सही आंसर है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो मैंने कहा संसद बढ़ा सकता है या घटा सकता है। अगला सवाल,
सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था जिसमें किसकी मृत्यु हो गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, पोट्टी श्रीमालू। अगला सवाल, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सही आंसर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? सही आंसर है 4 वर्गों में, ऑप्शन डी। चलिए देख लेते हैं कैसा ये वर्ग था। देखिए 1950 का ये जो है डेटा है, जिसके तहत 4 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। यहाँ पे पार्ट ए में आप 9 राज्य देख रहे हैं, पार्ट बी में आप देखेंगे 9 राज्य, और पार्ट सी में आप देखेंगे 10 राज्य, और पार्ट डी में यूनियन टेरिटरी यहाँ पे एक है। तो इसको मिला के आप टोटल काउंट करें तो कितने राज्य पड़ते हैं? 9 9 18, 10 28 और 1 29 राज्य टोटल राज्य जो है थे। तो सवाल यही पूछा गया था कि कितने वर्गों में रखा गया था, तो यहाँ 4 वर्ग देख रहे हैं, 1 2 3 4। अगला सवाल, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो मैंने अभी कहा 29 राज्य। अगला सवाल, किस आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया जाए और 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए? तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि पार्ट ए, पार्ट बी, इस तरह से 4 वर्ग रखे गए थे। इनको समाप्त करने की बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी ऑप्शन ए, फजल अली आयोग ने। अगला सवाल, यहाँ पे आप देखें इस तरह से बनाए गए थे। तो हुआ ऐसा, मैं बता दूं यहाँ पे कि 14 राज्य, बोला गया था 16 राज्य, मगर 14 राज्य बनाए गए और 6 राज्य जो है यूनियन टेरिटरी में थे, संघ शासित प्रदेश यहाँ से बनाए गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप और एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, फजल अली आयोग के द्वारा क्या हुआ, देखिए इनकी सिफारिश पे ये पार्ट ए और बी को जो है मिला दिया गया, ठीक है, और पार्ट सी को खत्म कर दिया गया, और पार्ट डी जो है ये बना रहा। इस तरह से जो है आप देखेंगे यहाँ पे कि 2 जो है यहाँ पे ग्रुप बनाए गए, जो यहाँ पे आप दिख रहे हैं। चलिए अगला सवाल, किस राज्य पुनर्गठन अधिनियम और संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भाग क भाग ख के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया और भाग ग को खत्म कर दिया गया, जो मैंने भी बातें कही, राइट? तो ये किसमें कहा गया? तो बोथ बी एंड सी, मीन्स यहाँ पे बोथ ए एंड बी सही आंसर है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में, और यही था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। तो दोनों ही आंसर सही है, ऑप्शन ए और बी। अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो ऑप्शन ए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला सवाल, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो 1975 में यह शामिल किया गया 36वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए अगला सवाल, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम सवाल बार बार आ रहा है, लेकिन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए इसलिए मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार, जैसा कि मैंने कहा संसद को यह अधिकार प्राप्त है। अगला सवाल, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? तो ये बना था, मैंने कहा 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में। अगला सवाल यहाँ पे, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही काल का अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर है। पहले नागालैंड बना, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा, एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा दिया गया था? अभी हमने कहा, तो ये सही आंसर है 1974, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।